नमस्कार दोस्तों, निश्चित है कि आप सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। कोरोना जैसी महामारी ने जहां बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे ढकेला है, वहीं पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार इस कोरोना जैसी महामारी को जूझने के साथ साथ जो आम लोगों तक जो राहत कार्य पहुंचना चाहिए, जो सरकार की जो नीतियां और आगे बढ़ने के लिए लगातार होनी चाहिए, वो अभी भी प्रयासरत है। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ डिब्रूगढ़ के सांसद और भारत सरकार के मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, जो कि पूरे देश में चित परिचित है, वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निश्चित है, जैसा कि मैंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी ने बहुत सारे पायदानों को आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं एक रुकावट लाई है, लेकिन फिर भी सरकार अब इन सब को छोड़कर आगे की बारे में सोच रही है, आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है। रामेश्वर तेली, जिन्होंने अपने कैरियर एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में किया, आरसा के कार्यकर्ता के रूप में किया, और अपने अथक परिश्रम से, अपने अथक यूं कहिए कि सबके सहयोग से वो आगे बढ़ते रहे। पहले वो एमएलए बने, फिर एमपी बने, और अब भारत सरकार के मंत्री पद से वो सुशोभित है। आइए अब उनसे हम जानेंगे कि निश्चित है कि जो उनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है, उनका है खाद्य डिपार्टमेंट, जो कि हम सबकी प्राथमिकता है। निश्चित है उसको चलाने में वो किस तरह से सक्षम हुए हैं, आइए हम उनसे जानेंगे। आरबी टीवी के सभी दर्शकों को मेरा तरफ से नमस्कार। मैं जिस मिनिस्ट्री से जुड़ा हूँ, जैसे आपने कहा कि कोई आदमी खाए बिना कभी रह नहीं सकते, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है। इंडिया में छोटा मंत्रालय है, लेकिन इंडिया के बाहर अगर जर्मनी में देखा जाए तो वहाँ के जो डिपार्टमेंट है, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है फूड प्रोसेसिंग। कि वहाँ बनाए हुए सब पैकेटिंग चीज़ें लोग खाते हैं, लेकिन हम लोग तो गरम गरम चीज़ उबाल के खाते हैं, जिसके कारण से डिपार्टमेंट 1988 में बनाया गया था। जब भारत स्वाधीन होने के बाद हर एक डिपार्टमेंट बनाया गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया, लेकिन उस समय फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट था नहीं। 1988 में ये डिपार्टमेंट बनाया गया, और आज इस डिपार्टमेंट के द्वारा भारत में बहुत अच्छी काम हो रही है। और मुझे भी इस डिपार्टमेंट के एक स्टेट मिनिस्टर के रूप में मैं अपना कार्य मैं कर रहा हूँ। और इस डिपार्टमेंट में, इस मिनिस्ट्री में बहुत सी काम है, बहुत ज़्यादा काम है। और इसको मैं भी जब मंत्री था नहीं, जब मैं सांसद था, तो मुझे पता नहीं था इस मंत्रालय के क्या क्या काम है। लेकिन इस मंत्रालय में आने के बाद मैंने देखा कि बहुत कुछ इस मंत्रालय के द्वारा हमें करना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे इस नॉर्थ ईस्ट से मैं आता हूँ, और शायद नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर ऑर्गेनिक साग सब्जी फल मूल ज़्यादा मिलते हैं, और हमें शायद इसीलिए दायित्व दिया गया है कि नॉर्थ ईस्ट में साग सब्जी हो, फल मूल बर्बाद ना हो, इसको कैसे प्रोसेसिंग किया जाए और मार्केट में निकाला जाए, शायद इसीलिए मुझे दायित्व दिया गया है। और मैं इस दायित्व को मैं अपना एकदम मन लगा के मैं काम कर रहा हूँ। और आप लोगों को मालूम है, जो कुछ दिन पहले हमारा जो कैबिनेट मंत्री था हरसिमरत कौर बादल, किसान बिल आने के बाद उन्होंने रिजाइन देने के बाद अभी हमारा मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी, और बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बहुत ज्ञानी हैं, और उसका नीचे में काम करने की मुझे मिला है। मैं चाहता हूं कि उससे बहुत मुझे सीखना है। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, हमारी पंचायत रूरल डिपार्टमेंट के भी मंत्री हैं। अब जब मैं मिला था तो कहा कि इस डिपार्टमेंट में बहुत मुझे कम आना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और पंचायत रूरल डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसलिए इस मंत्रालय को आप अच्छी तरह से संभालना होगा। उसी तरह से हम लोग अभी संभाल रहे हैं डिपार्टमेंट को। और आप लोगों को मालूम होगा कि हम प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के द्वारा 20 लाख करोड़ खर्चा करने के लिए सिद्धांत लिया गया है, जिसमें आप लोगों को मालूम होगा कि एग्रीकल्चर के लिए 1 लाख करोड़ दिया गया है, एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ दिया गया है। उसी तरह हमारी जो मिनिस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को भी 10,000 करोड़ दिया गया है, जिसमें हम लोग एक स्कीम को नाम रखे हैं प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन माइक्रो यूनिट। ये यूनिट हम लोग पूरा इंडिया में करीब 2 लाख हम लोग यूनिट बैठाएंगे।
2 लाख यूनिट हम लोग बैठाएंगे, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन माइक्रो यूनिट। और आप लोग मालूम है जब 2 लाख जब यूनिट बनेगा तो हमारा नॉर्थ ईस्ट को 10% मिलता है। उसी तरह से 2 लाख होने से 20,000 यूनिट हमारे नॉर्थ ईस्ट में हम यूनिट बैठाएंगे और असम में करीब 13,000 यूनिट बैठेगी। तो ये जो हम लोग यूनिट बैठाएंगे प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन माइक्रो यूनिट, तो इसमें करीब छोटे छोटे जो इंडस्ट्री है, जो हमारी छोटे छोटे जो इंडस्ट्री लगा के लोग गांव में या कहीं शहर में बैठे हुए हैं, जैसे कोई एक छोटा सा अचार का फैक्ट्री है और उनका शायद महीना में लाखों रुपया का कारोबार होता होगा, तो हम लोग चाहते हैं कि वो हमारा मंत्रालय से जुड़े और उन्हें हम 25 लाख के एक हम लोग DPR रेडी करेंगे, जिसमें 10 लाख हमारा मंत्रालय की तरफ से उनको मिलेगा, 10 लाख बैंक लोन रहेंगे और 5 लाख अपना इन्वेस्ट करेंगे। तो उसी तरह से 25 लाख 30 लाख के छोटे छोटे इंडस्ट्री असम में करीब 5 साल में हम लोग 13,000 यूनिट बैठाएंगे। और अभी हम लोग अपना पॉलिसी बना रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो सरकार की स्टेट गवर्नमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी है उसको लेके हम लोग एक कमेटी बनाएंगे। उनका बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर को लेकर एक कमेटी करेंगे जो सिलेक्शन करेगा। धर ले डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 200 लोग अप्लाई किया है इंडस्ट्री बनाने के लिए, तो हमें सैंक्शन हुआ है धर लीजिए 100, तो 100 सिलेक्शन करने के लिए कमेटी चाहिए। तो उसमें हमारे DC को लेके कमेटी बनेगी और वो कमेटी ही फाइनल करेगी किसको किसको हम लोग इंडस्ट्री देंगे। उनका बाद हम लोग एक व्यक्ति हम लोग नियुक्त करेंगे, जिसमें वो व्यक्ति उस जो जिसका सैंक्शन हुआ है जिस स्कीम, तो उसका स्कीम में जो DPR बनाने में सहयोग करेंगे। उनका बाद GST रजिस्ट्रेशन में सहयोग करेंगे। वो बैंक में जाके बैंक वाला से बात करेंगे, बैंक लोन सैंक्शन कराने में। इसी तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक व्यक्ति को हम लोग नियुक्त करेंगे और एक आदमी को अगर वो स्कीम सैंक्शन में पूरा सहयोग करेंगे तो उसे हमें 20,000 रुपया दिया जाएगा उस व्यक्ति को। तो इस तरह से हम लोग हर एक जगह एक एक व्यक्ति को वो सरकार करेगी, जैसे असम में असम सरकार उस आदमी को नियुक्त करेगी। तो उसी तरह से हम लोग हर एक तरफ से हेल्प करेंगे। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि कोई आदमी अगर एक स्कीम सैंक्शन हो जाता है, वो सोचता है हम DPR कहाँ बनाएंगे, बैंक से लोन कैसे सैंक्शन होगा, GST रजिस्ट्रेशन कैसा होगा। ऐसे सोचते सोचते उसका सैंक्शन तो हो गया है, लेकिन इसी तरह से समय पार हो जाता है, वो ना लोन सैंक्शन करवा पाते हैं ना अपना इंडस्ट्री बैठा पाते हैं। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति को हम लोग दायित्व दिया जाए, वो अगर सैंक्शन करवा देते हैं तो उसको 20,000 रुपया हम लोग मंत्रालय के द्वारा एक यूनिट बैठाने में 20,000 रुपया करके हम लोग देंगे। इसी तरह से हम लोग प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन माइक्रो यूनिट जो स्कीम है उसको हम लोग खूब जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं और खूब जल्द हमारा जो पॉलिसी है हम लोग जो बनाए हैं पॉलिसी भी स्टेट गवर्नमेंट के हम लोग सबमिट करेंगे। और एक बात है कि हमारा भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसका लिस्ट असम सरकार ने भेज दिया है हमारे मंत्रालय में। और उसी तरह से मुझे जो जानकारी है हमारा डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट को चाय के लिए भेजा गया है। तो मैंने कहा कि और एक प्रोडक्ट के लिए आप भेजिए। तो डिब्रूगढ़ में 2 प्रोडक्ट के बारे में मैंने जिक्र किया है कि एक हो सकता है राइस चावल के लिए और एक चाय के लिए। तो उसी तरह से पूरा भारत में हर एक डिस्ट्रिक्ट के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिस्ट हम लोग मांग रहे हैं। उसी तरह से हर एक स्टेट से लिस्ट आ रही है, असम से भी लिस्ट अभी हमारा मंत्रालय में पहुंचे हैं। तो उसी तरह से हम लोग इंडस्ट्री करेंगे पूरा भारत में 2 लाख इंडस्ट्री, जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में 20,000 और असम में 13,000 फॉर्मलाइजेशन माइक्रो यूनिट हम लोग करेंगे। जिस तरह से नेतृत्व पाने के बाद, आप मंत्री पद पाने के बाद, निश्चित है कि असम में अगर हम लोग बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं, उसको अगर बढ़ावा देने के लिए उसके बारे में क्या सरकार के कुछ प्लान हैं या उसको हम लोग किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आप ज़रूर हमें दर्शकों को बताइए। जी हाँ, ये जो मैंने कहा जो स्कीम प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन माइक्रो यूनिट, इसको प्रचार करने के लिए हम लोग मेरी कॉम और सीमा दास को हम लोग अपना एडवर्टाइज करने के लिए हम लोग उनसे बात किए हैं और अभी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो गया है। खूब जल्द हम लोग पेपर और टीवी में इसकी एडवर्टाइज करेंगे। फॉर्मलाइजेशन माइक्रो यूनिट के बारे में लोगों को जानकारी हो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक पॉपुलर अगर कोई फिल्म स्टार हो, कोई स्पोर्ट्समैन हो, सेलिब्रिटी हो, जब प्रचार करते हैं तो लोग देखते हैं। तो इसीलिए हम लोग
व्यक्ति को सिलेक्शन किया है नॉर्थ ईस्ट के लिए, विशेषकर मेरी कॉम और सीमा दास को। तो हम लोग खूब जल्द उनका भी पब्लिसिटी हम लोग शुरू करेंगे, जिसके द्वारा हमारी असम की जनता या नॉर्थ ईस्ट की जनता उससे जानकारी हो जाए कि फॉर्मुलेशन माइक्रो यूनिट के आवेदन कैसे करना चाहिए, कैसे इस स्कीम के द्वारा लाभान्वित हो सके, उसके बारे में उनको जानकारी हो जाएगा। उसी तरह से आप लोग बताना चाहते हैं कि ये तो हमारा एक स्कीम जो आत्मनिर्भर भारत का बारे में बताया मैंने, लेकिन इससे पहले हमारा एक स्कीम चल रहा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये एक योजना अम्ब्रेला स्कीम है। इसके तहत करीब 8 स्कीम चलती है हमारा, जिसमें मेगा फूड पार्क, मिनी फूड पार्क, R&D, ऑपरेशन ग्रीन, ऐसे करके करीब 8 स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत चल रही है। तो एक मेगा फूड पार्क अगर आप कहीं बैठाना चाहते हैं तो करीब हमें 50 एकड़ ज़मीन चाहिए। 50 एकड़ मतलब असम में 150 बीघा कहा जाता है। ठीक है। तो हमारा असम में एक मेगा फूड पार्क है नौलवाड़ी टीहू में। अच्छा। और अच्छी तरह से चल रहा है। और ये पहले ही हो गया था क्या? ये हाँ, मैं आने से पहले हो गया था। ये हमारी सरकार के दिन में हुआ है। हमारी मैडम जो पहले था, जो हरसिमरत कौर, उन्होंने आके उद्घाटन किया था। तो ये अच्छी तरह से चल रहा है टीहू में, क्योंकि एक मेगा फूड पार्क में 25 यूनिट बैठाना चाहिए। ठीक है। 25 यूनिट एक मेगा फूड पार्क में 25 यूनिट, मुझे जो जानकारी है करीब 22-23 यूनिट वहाँ बैठी है और अच्छी तरह से चल रहा है। और उसके बाद हम लोग मिनी फूड पार्क करते हैं। मिनी फूड पार्क में 10 एकड़ ज़मीन चाहिए, जिसे 30 बीघा ज़मीन चाहिए। तो मिनी फूड पार्क मैं आने के बाद मैंने सोचा कि असम में, मैं असम से हूँ, मैं डिब्रूगढ़ से हूँ, तो मेरा असम में करीब 5 मिनी फूड पार्क होना चाहिए। तो अभी तक हम लोग 3 मिनी फूड पार्क सैंक्शन दिए हैं मेरे कार्यकाल में। एक तिनसुकिया में जो हमारी नया जो हॉस्पिटल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज, उसका बाद काम शुरू हो गया है। दूसरा है हमारा तेजपुर, सोनीतपुर में भी काम शुरू कर दिया गया है। और गुवाहाटी में, विजयनगर में भी काम शुरू हो गया है। और 2 मिनी फूड पार्क के लिए हम लोग लगे हुए हैं। एक डीफू में होगा और दूसरा हम लोग सिलचर में, हम लोग चाहते हैं कि सिलचर में हो। तो इसी तरह 5 साल में 5 मिनी फूड पार्क करने के लिए हम लोग सिद्धांत के लिए हैं। उसी तरह से यूनिट स्कीम भी, बहुत सी यूनिट स्कीम हम लोग अभी सेंक्शन दे रहे हैं असम में। अगर कोई ST SC अगर कहीं इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं 10 करोड़ का, तो 5 करोड़ हमारे मंत्रालय के द्वारा से सब्सिडी मिल सकता है। इस तरह से हम लोग बहुत सी स्कीम अभी सेंक्शन दे रहे हैं और आशा रखते हैं असम के लोग आएँ, नॉर्थ ईस्ट के लोग आएँ हमारी मंत्रालय में और अपना जो DPR रेडी किए हैं तो उसको सबमिट करें। और मैं असम से हूँ, जितना सकूँ मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए अपना स्कीम सेंक्शन करने के लिए अपना तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री हो। जिस तरह से तेली साहब ने बहुत सारी बातें हमें बताई कि भारत सरकार के पास इतनी सारी स्कीम्स है, इतने सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेकर आ रही है, अगर लोग उसको समझ पाते हैं और लोगों तक वो पहुंचती है तो कहीं ना कहीं एक उन्नत भारत का जो हम सपना देख रहे हैं, जो डेवलप कंट्री का सपना देख रहे हैं, उसमें साकार होता नजर आ रहा है। साथ ही साथ हम इनसे एक बात करेंगे जो कि इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, वो है किसान बिल। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले किसान बिल क्या है, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत सी स्कीम ला रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री की सोच है कि 2022 तक हमारी जो किसान हैं भारत के, जो हम अन्नदाता कहते हैं, उसका आय कैसे दुगुन हो, और उसी को ध्यान रखते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दुगुन करने के लिए बहुत सी योजना शुरू किया गया है। और वही योजना चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है। उसी तरह से अनेक स्कीम, प्रधानमंत्री बीमा फसल बीमा योजना है, हमारी सॉइल हेल्थ कार्ड है। उसी तरह अनेक योजना भारत सरकार किसानों के लिए लिया गया है। और असम सरकार भी, हमारी जो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी भी उसी तरह से भारत का प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं कि 2022 तक किसान की आय दुगुनी हो, उसी तरह से उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सर्बानंद सोनोवाल जी भी बहुत सी योजना
शुरू किए हैं असम में, जैसे मुख्यमंत्री संपूर्ण ग्राम उदय योजना। इस योजना के तहत किसानों को गाँव में बड़े बड़े ट्रैक्टर देने के लिए सिद्धांत लिया गया था और बताया गया है कि अभी तक करीब 1 लाख ट्रैक्टर असम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसी तरह से हमारी सीएम ने हमारा जो मुख्यमंत्री किसानों के लिए जो किसान के जो हल हो या गाय हो खरीदने के लिए ये एक योजना शुरू की है, जिसमें एक एक विधानसभा में कम से कम 5,000 लोगों को 5,000 रुपया करके दिया गया है। ऐसे अनेक योजना असम सरकार भी शुरू की हैं और हमारे मुख्यमंत्री की भी सोच है, हमारे भारत प्रधानमंत्री की भी सोच है कि आने वाले दिन अर्थात 22 तक हमारी किसान की जो आय है वो दुगुनी हो जाए। उसी तरह से आज कुछ दिन पहले एक बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है, जिसे आप लोग जानते हैं कि इस बिल के द्वारा किसानों की बहुत सी फ़ायदा होगी। इस बिल में कहा गया है कि पहले ऐसी एक व्यवस्था थी, जैसे हम लोग कुछ स्टेट के बारे में नाम लेना होगा, जैसे पंजाब हो, राजस्थान, हरियाणा, ये सब स्टेट में बड़े बड़े मंडी लगती है और हमारी जो किसान हैं अपना जो उपज जो भी हो या जैसे जो अनाज है या कुछ कपास है, कुछ भी हो जो किसान उत्पादन करते हैं वो लेके मंडी में जाती है और मंडी में क्या करते हैं वो मंडी में बेचना पड़ता है। और मंडी में क्या है, कुछ दलाल रहते हैं, वो कहते हैं कि आपकी जो सामान है जो आप उसको आप रेट जो मांग रहे हो वो रेट आपको मिल नहीं सकता है। आपका ये जो अनाज है वो क्वालिटी अच्छा नहीं है, आप 10 रुपया मांग रहे हैं, आपको 8 रुपया मिलेंगे। तो उस बेचारा किसान उस मंडी में अपना सामान बेचना ही पड़ता है, वो जितना रेट मिले ऐसी व्यवस्था है। और वहाँ ऐसा है, पंजाब के बारे में बोल सकता हूँ कि वहाँ 8.5% सरकारी टैक्स भी देना पड़ता है। अच्छा। तो ये टैक्स भी हमारे किसान देना पड़ता है। लेकिन ये बिल आने के बाद अब हमारी किसान वहाँ मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं, चाहो तो जा सकता है, लेकिन नहीं जाके भी वो अपना जो उत्पादन जो सामग्री है वो कहीं भी बेच सकते हैं। अच्छा। अपना इच्छा से बेच सकते हैं और इस बिल में इस रखा गया है। तो इससे किसान की फ़ायदा होगी। पहले ऐसी व्यवस्था था कि आप मंडी में जाना ही होगा, वहाँ जो दलाल है उनको आप दलाल को पकड़ना होगा और मंडी में अपना सामान बेचना होगा। लेकिन ये बिल आने के बाद अब ऐसी व्यवस्था हो गई जो हमारे किसान इंडिया में कहीं भी अपना सामान बेच सकते हैं। वो पहले बंधा हुआ था, अब उस बंधन से मुक्त हो गया है। अब इंडिया में कहीं भी एक किसान अपना सामान बेच सकते हैं। ऐसी व्यवस्था इस बिल में रखा गया है और हम लोग चाहते हैं एक अच्छी बिल हमारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, इसे हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि जो विरोधी है, विपक्ष के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि ये बिल किसान के हित में नहीं है। लेकिन हम लोग को मालूम है कि ये किसान के हित में है बिल। और ये दलाल जो है उनका जो इनकम होता था वो दलाली ख़त्म हो गया, जिसके कारण पूरा भारत में जो लोग आज किसान किसान बोल के चिल्लाते हैं वो असल में किसान है नहीं। जैसे आप लोगों को पता है कि आज शरद पवार की लड़की जो है वो बोलते हैं हम अनाज बेच के इतना करोड़ रुपया जमा किए, वो असल में किसान है नहीं। तो इसी तरह से बहुत ऐसे लोग हैं जो आज की तारीख में ये जो बिल आया था बिल का विरोध कर रहे हैं, वो कभी किसान है नहीं और किसान के हित के बारे में कभी सोचते नहीं। हमारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान के बारे में सोचते हैं, जिसके कारण से ये 3 बिल लाया गया है। और इस बिल में कहा गया है अगर कोई चाहता है कि उस किसान के खेत को हम लोग ले लें और एक एग्रीमेंट करें, हम खेती करें, तो कोई कारण से अगर किसान कहते हैं कि अगले बार मैं आपको इस खेत में दे नहीं सकता हूँ, तो इसमें अगर वो आदमी कहता है कि नहीं हमें अगली बार भी खेती करना है, तो उस किसान डिप्टी कमिश्नर के पास जा सकते हैं, अपना समस्या बता सकते हैं और उसको 1 महीना में सॉल्व हो जाएगा उसका समस्या और किसान को ज़मीन फिर आप घुरा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी है। तो ऐसी एक अच्छी बिल भारत के प्रधानमंत्री ने लेके आया है पार्लियामेंट में, हमें उसे स्वागत करना चाहिए और इससे हमारे किसान को बहुत फ़ायदा होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि जो लोग इस
विपक्ष के लोग जो इसमें आंदोलन कर रहे हैं उसे पहले तो मैंने देखा कि हमारा जो अकाली दल है वो अकाली दल सपोर्ट कर रहे थे। बाद में मैंने देखा कि वो अकाली दल भी विरोध कर रहे थे। जिस तरह से आपकी जो मंत्री पद की जो सहयोगी थी वो भी रिजाइन कर दी और उन्होंने भी इसका कड़ा विरोध किया है, तो ये ऐसा क्यों हुआ? जहाँ तक हमने शायद मुझे याद आता है पहले शायद उन्होंने सपोर्ट किया था। जी हाँ, मैंने देखा कि अकाली दल जो हमारे हरसिमरत कौर बादल जो हमारे मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, वो अकाली दल से थे। और उसका अगर वीडियो देखा जाए 6 महीना पहले की वीडियो, उसमें खूब सुंदर से उसने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के लिए जो बिल लाने वाले हैं पार्लियामेंट में, वो बहुत अच्छी बिल है, इसको हर एक लोग सपोर्ट करना चाहिए, इस तरह से उसने कहा था। और 6 महीना के बाद उन्होंने कहा ये बिल अच्छी बिल नहीं है, ये किसानों के विरोधी बिल है और इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये पॉलिटिकली बात है और मुझे जो जानकारी है पॉलिटिकली फ़ायदा उठाने के लिए उसने इस तरह से कहा और रिजाइन दिया है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल अपनी बेनिफिट के लिए के लिए उसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन अंततः मंत्री जी की बातों से ये पता चलता है कि ये जो बिल है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित पे है। निश्चित है कि तेली साहब से हम लगातार बात कर रहे हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इनका डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, अगर इनका हम इंटरव्यू लें और इनके बारे में अगर पूरा जाने तो जो मुझे पता चलता है कि पूरा दिन भी अगर हम इनसे लें तो शायद छोटा पड़ेगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि समय समय पर सरकार के द्वारा जो भी इनकी जो नीतियां हैं, जो भी इनके जो आने वाले दिनों में जो भी यूँ कहिए कि प्रावधान रहेंगे, वो सब प्रचार माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे और साथ ही साथ उसके द्वारा लोग जो भी स्कीम्स जो आएंगी वो उसका बेनिफिट ले सकेंगे। एक चीज़ और हम चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि अब आसाम में वापस इलेक्शन की समय आ चुका है, आने वाले दिनों में अगले वर्ष इलेक्शन है। आप एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और एक बहुत अच्छे प्रशासक रहे हैं। किस तरह से अब आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से अनेक राजनीतिक पार्टियां का अब गठन हुआ है, तो बीजेपी, कांग्रेस और जो अब नई नई पार्टियां जो सामने आ रही हैं, उनके बीच बीजेपी का किस तरह से रहेगा? देखिए, इलेक्शन जब आता है, मैं भी अभी करीब 23 साल हो गया पॉलिटिक्स में और मैं 4-5 बार मैं भी इलेक्शन खेला हूँ। इलेक्शन के जब समय आते हैं तो बहुत से पॉलिटिकल पार्टी की जन्म होती है और इलेक्शन ख़त्म हो जाती है तो उसमें वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से मैंने देखा है कि 2001 में जब मैं विधायक चुना था, उस समय भी एक पार्टी बना था, तो देखा कि वो इलेक्शन के बाद वो 0 हो गया, वो एक सीट जीत नहीं पाया। उसी तरह से अभी इलेक्शन है 2021 में और देख रहे हैं कि बहुत सी दल गठन हो रही है और ये भी इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि कुछ है नहीं और ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आने वाले दिन में और हम चाहते हैं कि हम लोग जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और 100 सीट हम लोग जीतने के लिए अपना तरफ से जितना हो सके हम लोग 100+ हम लोग कदम उठा रहे हैं। और ये सरकार आने के बाद मैंने खुद 10 साल विधायक था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मैंने देखा कि 10 साल में जब मैं विधायक था तो इस तरह से काम नहीं हो रहा था जिस तरह से आज की जो सरकार सर्बानंद सोनोवाल की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये सरकार जिस तरह से काम कर रहे हैं, हर एक लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, जवानों के लिए, सभी के लिए काम बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुंदर तरह से काम कर रही है। जैसे मैं चाय बागान से आता था और हम लोग भी एक संगठन करता था, ऑल असम टी गार्डन स्टूडेंट यूनियन। तो मैंने देखा कि असम में जब हम लोग टी गार्डन स्टूडेंट करते थे, बहुत सी समस्याएं थी चाय बागान की, लेकिन आज देखा कि ये सरकार जो सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में चल रही सरकार आज चाय बागान के लिए बहुत सी काम कर रही है। जैसे चाय बागान के लोग कभी सोचा नहीं था कि चाय बागान में पक्की सड़क बनेगी, पक्की सड़क बन रही है। चाय बागान के लोग कभी सोचा था ब्रिटिश के समय वहाँ LP स्कूल है, लेकिन आज ये सरकार 200 स्कूल बनाने के लिए सिद्धांत लिया गया है चाय बागान में, जो हाई स्कूल बनेंगे। ठीक उसी तरह चाय बागान में जो हम लोग चाहते थे गर्भवती जो महिलाएं हैं वो कलम जो काटते हैं वो बंद होना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसे सिद्धांत लिया है
कि अगर चाय बागान की कोई गर्भवती महिला अगर गर्भवती होती है तो बच्चा जन्म होने से 3 महीना पहले और 3 महीना बाद 12,000 रुपया करके देने के लिए सिद्धांत लिया गया है। उसी तरह चाय बागान के जो शिक्षित जो लड़की है जो हाई सेकेंडरी पास किए हैं उन लोगों को GNM नर्स पढ़ाया गया है। ठीक तरह से हमारी सरकार के द्वारा अब बागान में जो यूथ है अनएम्प्लॉय यूथ उन लोगों को हमारी दयाल पनिका बोल की एक योजना शुरू किया गया जिसे 25,000 रुपया करके दिया जाएगा। उसी तरह से चाय बागान में दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के अंतर्गत लाइन में हम लोग कार्य की व्यवस्था कर रहे हैं। बागान के जो सरदार हैं उन लोग हम लोग स्मार्टफोन दे रहे हैं। ऐसी अनेक योजना चाय बागान में भी हम लोग लागू किए हैं। तो चाय बागान के लोग एक समय था कि कांग्रेस की ही वोट देते थे। मैं भी 2001 में जब विधायक चुना गया था दुलियाजन से, आप लोग मालूम है अपर असम में पहला विधायक मैं बना था, तो चाय बागान का वोट उस समय बहुत कम मिला था मुझे। और आज के तारीख में कहीं भी बागान में जाइए हम लोग को स्वागत होता है। हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं चाय बागान में। तो गांव में भी इसे काम हो रहा है, शहर में भी आप देखिए काम हो रहा है, गांव में भी काम हो रहा है। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि हमारी जो सरकार चल रही है, सरकार असम में रहने वाले हर एक लोगों को ये सरकार अपना जो भी योजना है वो हर एक व्यक्ति के लिए किया गया है, जिसके कारण से हम लोग सोचते हैं कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की जनता वोट देंगी। क्योंकि असम के जो जनता है वो बहुत जागरूक है और वो पूरा पॉलिटिकली देखते हैं कि किसको वोट देने से फ़ायदा है। और हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार को वोट देगी और 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी। तो ये थे रामेश्वर तेली साहब जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और अपने जो उनका डिपार्टमेंट है, जो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, उसके बारे में बताया। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारी स्कीम्स के साथ गवर्नमेंट आ रही है, ज़रूरत है हमें उन सबको से फ़ायदा लेने के लिए। और आने वाले इलेक्शन में जैसा कि उन्होंने कहा कि पार्टियां तो बहुत सारी बनती है और इलेक्शन के बाद चली जाती है, लेकिन इनका उद्देश्य यही रहेगा कि जिस तरह से स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, इनका रहेगा कि 100+ ज़्यादा से सीटों पे विजयी होकर एक बार पुनः सरकार का गठन करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।